वीडियो का टाइटल देख के तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब फेंक रहा हूँ या मैं झूठी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी संस्कृति में हमारे महान ऋषियों मुनियों ने ऐसा काम करके दिखाया है जो आजकल के साइंटिस्ट भी सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, और वो भी इतनी अपने ही एक कमाल की बुद्धि से करके दिखाया है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात का एक सेलिब्रेशन करके मैं आज बताने वाला हूँ कि हमारे वो 10 महान ऋषि मुनियों जिन्होंने बड़े बड़े खोज करके दिखाए। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को, और जोर से बोलिएगा वंदे मातरम। वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उससे वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का लेबल लगा रहा है। हालांकि यह इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा, और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। यहाँ प्रस्तुत है भारत के उन 10 महर्षियों के और उनके आविष्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ। 10वें ऋषि के बारे में जानकर निश्चित ही आपको आश्चर्य होगा। पहले ऋषि हैं भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। पहले ऋषि हैं महर्षि कणाद। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं और कणाद प्रभास में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। दूसरे ऋषि हैं ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान, स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। उनको विमान का एक तरह से सर्जक माना जाता है। साथ ही उन्होंने वायुयान को दृश्य कर देने की तकनीक का उल्लेख भी किया। बौधायन। तीसरे ऋषि हैं बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्क सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता थे। शुल्ब शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थीं। 2 समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बौधायन ने सुलझाया। चौथे ऋषि थे भास्कराचार्य जी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस प्रकार आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। आप देख सकते हैं कि न्यूटन से पहले हमारे भास्कराचार्य जी ने ही इसका खोज कर दिया था। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने कर्ण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। 5वें ऋषि थे पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी मीसा पूर्व 2री शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, बिंदास, धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग 195-142 ईस्वी पूर्व के शासन काल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने 5 वर्षों के अपने शोध का निष्कर्ष निकाला कि योग साधना से कर्क रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि योग साधना से कर्क रोग प्रतिबंधित होता है। छठे ऋषि थे आचार्य चरक। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे।
धन्वंतरी, रक्षक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व के पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र किया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। इसी चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिसमें कि कोई रोग और शोक न हो। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी थी। 7वें ऋषि थे महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान केवल 400 साल पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पर यह कार्य करके दिखा दिया था। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि सहित 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। 8वें ऋषि थे नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया। रसायन शास्त्री व धातु कर्मी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी चिकित्सकीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियाँ तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्ष स्फुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक हैं। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध चर्चा में रहे। उन्होंने अपने पारे पर पूर्ण अध्ययन कर सतत 12 वर्ष तक संशोधन किया। नागार्जुन पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। नागार्जुन की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार इनका जन्म 2री शताब्दी में हुआ था तथा अन्य मत अनुसार नागार्जुन का जन्म सन 931 में गुजरात में सोमनाथ के निकट दैहक नामक किले में हुआ था। बौद्ध काल में भी एक नागार्जुन थे। 9वें ऋषि थे पाणिनि। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा है। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। अष्टादशी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान पर अंकित है। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी भेज वोप 14 सितंबर 1791 से लेकर 23 अक्टूबर 1867 ने पाणिनि की कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि ने लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि को ग्रंथ का योगदान है। महर्षि अगस्त्य, जी हाँ, 10वें ऋषि थे महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों की जाती थी।
ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिले थे। संस्थापये मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतं छादयक्षिखग्रीवेण च धार्मिक काष्ठापांशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाछान्तिस्ततः स्वयंगा जायते तेजो मित्रावरणो संगीतम। अगस्त्य संहिता में ये स्तोत्र है। अर्थात इसका मतलब है एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका डाले तथा सिक्खी ग्रीवा डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्त लोस्ट डालें। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका मतलब कॉपर सीट, सिक्खी ग्रीवा कॉपर मतलब कॉपर सल्फेट डालें, उसके बाद वेट सो डस्ट लगाएं, ऊपर पारा का मतलब मर्क्यूरी तथा दस्त लोस्ट मतलब जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करना भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को कुंभध्व बैटरी वन कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आपको वीडियो में तो मज़ा आ ही रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में कितनी बार मुझे थंबनेल के बारे में आता था, थंबनेल में धीरे धीरे सुधारूंगा जैसे जैसे मेरे उपकरण बढ़ते जाएंगे। थंबनेल सुधारने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे वीडियो बाहर से देख के छोड़ मत दीजिएगा। कृपया करके मेरी वीडियो को देखिए, आपको एक परफेक्ट जानकारी इस वीडियो में मतलब मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये थे भारत के बारे में। भारत का एक योगदान ही पूरी दुनिया में एक अलग ही तरह से है। तो वीडियो को अब करते हैं ख़त्म। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।